हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर आप कंक्रीट कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है और क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए सो दैट हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक रख सकें। इसके बाद वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और लास्ट में वी टॉक अबाउट सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इस चैप्टर के एंड में हम इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ कि उसको करेक्ट करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी हेल्थ का क्या मतलब है। जस्ट टोटल वेलबींग हर फील्ड में। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स हो, उसके साथ साथ इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल एस्पेक्ट्स में हेल्थ, हमारी जो फिटनेस है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो उसका क्या फ़ायदा हमें कि अगर हम हेल्दी होंगे तो हेल्दी इंडिविजुअल्स एक हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन करेंगे और वो हमारे लिए एक एसेंशियल ज़रूरत हमारी है। तो सबसे पहले आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। अगर हम देखें तो इंडिया में हमें ये पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती गई, उसके रीजंस क्या थे कि लैक ऑफ एजुकेशन था, या इसी में ये था कि पुअर कंट्री थी तो बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, पढ़ाई नहीं की हुई, इन चीज़ों के बारे में एक सोशल टैबू माना जाता है, बात डिस्कस नहीं की जाती। तो पेरेंट्स का अपने ऑफस्प्रिंग्स के साथ क्लियर कट डायलॉग नहीं होता। ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विथ मैरिएबल एज जो है हमारी वो कम थी, जो चाइल्डहुड में ही शादियां हो जाती थी। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज़्यादा पीरियड था तो उसमें ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शन होती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए 1951 में वी स्टार्टेड विद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम को हम RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ एक गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ इंसेंटिव्स देने शुरू हुए, लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बताने लगे। छोटी फैमिलीज़ हैं तो उनको, जैसे गर्ल चाइल्ड है, उसके लिए कुछ स्पेशल उन्होंने कर दिया कि इतना इनाम होगा। तो ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद फ्री प्रोवाइडिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एज वेल एज उनका जो स्टरलाइजेशन के प्रोसीजर्स हैं, उनके कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में चार्जेस नहीं होते। डिस्पेंसरीज तक में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। ये तो थी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद क्या है, कुछ प्रिंट मीडिया में या कुछ स्लोगन्स, बसेस के ऊपर स्लोगन्स लिखे होते थे, हम दो हमारे दो। तो अभी क्या है, जो फैमिलीज़ अभी वाली हैं उसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला नॉर्म या सिंगल चाइल्ड का नॉर्म, ऐसे करते करते उसके बाद मैरिजेबल एज जो थी वो उसको बढ़ाया गया, 18 इन केस ऑफ गर्ल्स एंड 21 इन केस ऑफ बॉयज़। तो अभी क्या है, धीरे धीरे करके ये अवेयरनेस सारी लोगों में आ रही है। अब हम एक मेन बात करते हैं, दैट इज़ एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? ये एक टेक्निक थी बेसिकली जिससे कि फीटल डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगाया जाता था। 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड में एक सिरिंज डाल के उसे रिमूव करके उसको जब एग्जामिन करते थे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो उसमें जितनी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो डिटेक्ट की जा सकती थी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि इसको फीमेल और मेल का, क्योंकि आपको पता है कि XX होगा तो फीमेल होगा चाइल्ड और XY होगा तो मेल चाइल्ड होगा। तो फीमेल को डायग्नोज करके कि आइडेंटिफाई किया ये फीमेल चाइल्ड है,
तो उसकी किलिंग फीमेल फीटिसाइड के लिए दिस वाज रिस्पॉन्सिबल, एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस के ऊपर स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया गया कि अब आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे भी लिखा होता है कि यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होती, दिस इज़ मैंडेटरी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से था। वैसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ होंगी, जब लोगों को खुद को अवेयरनेस होगी तभी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। लॉज अकेले बनाने से बात नहीं बनती, उन लॉज के ऊपर सारा अच्छे से उसको इन्फोर्स भी किया जाए और लोग अगर खुद अंदर से अवेयर होंगे तभी ये चीज़ों पे सारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब हमारे पास हम बात करते हैं, नेक्स्ट टेकअप करते हैं अब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से। इसको ना सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट करके करेंगे ना तो हमें याद करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल मेथड्स, फिर बैरियर मेथड्स, देन थर्ड इज आईयूडीज एंड उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसमें एक स्पेशल मेंशन करेंगे सहेली का, देन इम्प्लांट्स हो गए, इसके अलावा इंजेक्शंस एंड लास्ट इज स्टरलाइजेशन। तो ऐसे करके हम पार्ट्स में स्प्लिट करके हर एक का अपना एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मोडस ऑपरेंडी, उन सब की बातें करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मेथड्स की। नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आती है, तो मतलब अब क्या है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कोई प्रोसीजर नहीं करना। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अगर हम ओवुलेटरी पीरियड में कॉपुलेशन को अवॉइड करें तो कॉन्ट्रासेप्शन वर्क्स आउट। तो इसमें क्या होता है, 10th से लेके 17th डे तक एब्सटेन करते हैं फ्रॉम क्वाइटस। नेक्स्ट आता है विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या है कि अगर सेमिनल फ्लूइड हमारे वेजाइना तक ना पहुँचे तो भी कॉपुलेशन नहीं होगी। मतलब इसमें हमने क्या किया कि स्पर्म्स को पहुँचने नहीं दिया ओवम तक। ये हो गया विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। तीसरी चीज़ है लैक्टेशनल एमेन्योरिया। लैक्टेशन, जब इंटेंस लैक्टेशन कर रही है मदर तो उस टाइम पे क्या होता है कि ओवुलेशन नहीं होती और उसकी वजह से वो कंसीव नहीं करती। इसका लैक्टेशनल एमेन्योरिया का मैक्सिमम अप टू 6 months प्रोटेक्शन है। तो लेकिन इनमें क्या नुकसान है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में अगर फीमेल का ओवुलेटरी साइकिल रेगुलेटेड नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्वाइटस इंटरप्टस में अगर थोड़ा सा भी सीमन, इवन अ ड्रॉप ऑफ सीमन इज रिलीज्ड इन वेजाइना तो प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा हमारे पास लैक्टेशनल एमेन्योरिया भी अगेन पूरा सिक्योर मेथड नहीं है। नो डाउट इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि इस पर आप कुछ भी एडिशनल कुछ भी बॉडी के साथ नहीं कर रहे हो। अब सेकंड बात करते हैं हम बैरियर मेथड की। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्डोम्स, डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स। तो ये क्या है, ये फिजिकल बैरियर है। ये सारे के सारे लेटेक्स का कॉन्डोम बना होता है मेल और फीमेल में। तो मेल में हमारे पास इसको पेनिस के ऊपर और जो फीमेल है उसमें इसको वेजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है। इनसे क्या होगा कि आपने फिजिकली स्पर्म्स को ओवम तक नहीं रीच करने दिया। केमिकल मेथड्स में कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेलीज हैं या फोम्स हैं। इसका क्या एडिशनल एडवांटेज कॉन्डोम्स का या फिजिकल बैरियर का क्या है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को नहीं होने देता, उससे भी प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन नुकसान क्या है, किसी को अगर लेटेक्स से एलर्जी है या जो केमिकल्स या स्पर्मिसाइडल्स क्रीम्स वगैरह वो यूज़ कर रहे हैं वो किसी को नहीं सूट करती हैं। एंड अगेन जो लेटेक्स है उसकी क्वालिटी पे डिपेंडेंट होता है कि कई बार कॉन्डोम्स जो है वो उतना प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते, कई बार वो डैमेज हो जाते हैं। तो फिज़िकली वो अगर नहीं उसको प्रोटेक्शन दे पाएगा तो इसलिए 100% सक्सेस रेट नहीं है। बट क्योंकि ये बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के यूज़ किया जाता है तो ये काफ़ी लोग जो है वो प्रेफर करते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं आईयूडीज़ की। आईयूडी
इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो ये डिवाइसेस फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं नॉन सर्जिकली। इसमें आगे कैटेगरीज बनती हैं। फर्स्ट कैटेगरी है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज की, उसमें आता है लिपीज लूप, आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही याद करना है इसका। देन मेडिकेटेड में कॉपर वाली जो कॉपर्टीज हैं दे आर CUT, CU7, मल्टीलोड 375। इसमें जो कॉपर है, कॉपर टी, पर्टिकुलरली कॉपर फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स करता है। मतलब इसमें क्या होगा, वो स्पर्म्स की मोटिलिटी को सप्रेस करेगा एंड उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को लोअर डाउन करेगा। आपको हर एक में याद रखना है कि वो किस स्पेसिफिक वे में फंक्शन करती है। देन उसके बाद बात करते हैं हार्मोनल प्रॉपर्टीज की, आईयूडीज की। तो हार्मोनल में प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। हार्मोनल क्या करेगा, सर्विक्स को होस्टाइल बनाएगा 1, दूसरा यूट्रस को अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन बनाएगा। तो मतलब एडिशनल बेनिफिट है हार्मोन वाले का। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स तो जनरल प्रॉपर्टी करेगी ही सारी। तो ये आपने एक एक को पॉइंटर वाइज याद रख लेने हैं, इनका कैसे कैसे वो ऑपरेट करते हैं। अगली कैटेगरी टेकअप करते हैं, दैट इज OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ये ना फर्दर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, NCERT इनको नहीं डिस्क्राइब करती, बट अदरवाइज मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स एंड सीक्वेंशियल पिल्स होती हैं। तो इसके डिटेल्स हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। यूजुअली क्या है, जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये बिल्कुल जैसे हमारी नेचुरल कंडीशंस में हार्मोन्स का रोल रहता है ओवुलेशन के टाइम पे, उसी तरह से ये वर्क करती हैं। क्या होगा इसका फंक्शन, क्या होगा OCP का, ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करेंगी 1, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगी एंड सर्विक्स के जो म्यूकस है उसकी क्वालिटी को ऑल्टर कर देती हैं। इन्हीं में एक स्पेसिफिक OCP की हम बात करते हैं, दैट इज सहेली। सहेली एक ओरल पिल है जो कि नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है। जो अदरवाइज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कैरिंग है उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। किसी को इनिशियली मतलब नोजिया होता है, या किसी को पेन ज़्यादा होता है, किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो वो कोई वेट गेन कर जाएगा स्टीरॉयडल प्रिपरेशन खाने की वजह से। तो सहेली जो है एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है कि इसमें क्योंकि स्टीरॉयडल प्रिपरेशन नहीं है तो ये सारे फैक्टर्स नहीं होते, प्लस ये वंस अ वीक पिल है, तो वंस अ वीक होने की वजह से इसको एडमिनिस्टर करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है फीमेल के लिए। साइड इफ़ेक्ट्स लो है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एंड इट हैज़ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से इसे रिलीज़ किया गया। तो इसमें एक इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है दैट इज़ कॉल्ड सेंटक्रोमन। ये हो गया हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की कैटेगरी। पांचवी कैटेगरी टेकअप करते हैं, इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस। तो इम्प्लांट क्या करते हैं, जहाँ पर भी स्किन के जस्ट नीचे सबक्यूटेनियसली इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। इसमें चाहे तो प्रोजेस्टेरोन हो या ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोथ हो, तो इनको इंसर्ट करके वो धीरे 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 ये हार्मोन्स रिलीज करते रहते हैं। सेम रोल इंजेक्शंस का भी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट इसमें जो हमारा है सिक्स्थ कैटेगरी। इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस को आप एक कैटेगरी भी मान सकते हो और अदरवाइज उसको आप अलग अलग से भी कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट इज स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन क्या है, एक्चुअल में अगर हम देखें तो हर एक का कहीं ना कहीं फेलियर रिस्क है। 100% सक्सेस जो है वो स्टरलाइजेशन से ही होगी। स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, वसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। वसेक्टमी इज वास डिफरेंस को
कट करके उसके नॉट्स लगा देते हैं, और इससे क्या होगा, पैसेज ऑफ स्पर्म्स हमने रोक दिया, तो इसलिए स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज नहीं होंगे। दूसरा, ट्यूबैक्टमी में हम, ट्यूब मीन्स फलोपियन ट्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, तो फलोपियन ट्यूब में इसी तरह की नॉट्स लगा दी जाती हैं और उसको, उसके पैसेज को, ओवम के पैसेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पे एक बात होती है कि क्यों नहीं ओवरी या टेस्टिस का रिमूवल किया जाता, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से कि वाई रिमूवल ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस is not an option while we are talking about contraception। तो इसमें क्या रीज़न है कि ये ओवा और स्पर्म्स रिलीज करने के साथ साथ हॉर्मोन्स भी रिलीज करते हैं, तो वो हार्मोनल बैलेंस ना बिगड़ जाए, इसीलिए इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। ये हमारे पास स्टरलाइजेशन की बात हुई। वेसेक्टमी एंड ट्यूबैक्टमी, ट्यूबैक्टमी को ट्यूबल लाइगेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो इसमें से सब में से 100% जो इफ़ेक्टिव है दैट इज़ स्टरलाइजेशन ओनली। तो वैसे तो मतलब कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी की नेचर के तो अगेंस्ट है, बट ड्यू टू प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली, कम कमाने वाले लोग हैं, तो उस सारे की वजह से कॉन्ट्रासेप्शन जो है लोगों में वो बहुत पॉपुलर है। तो मोस्ट पॉपुलर इज़ कॉन्डोम्स। इफ़ेक्टिव अगर देखें तो आईयूडीज़ है, अगर स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रन करनी होगी, जैसे 3 years का गैप रखना है, तो उसमें आईयूडीज़ बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।